नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरिपुर में रह रहे वृद्ध रामदास की एक पुत्री थी प्रभा, जो जन्म से ही मूक थी, किंतु वह श्रवण सक्षम थी। प्रभा के पड़ोस में रहने वाले नंदू को बचपन से ही प्रभा से अत्यधिक स्नेह था। वे दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन नंदू ने प्रभा से कहा, प्रभा, वसंतपुर के महाराज अनंगपाल सिंह अपने राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर के द्वार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु वसंतपुर में चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद वसंतपुर जाकर महाराज अनंगपाल सिंह को ऊंचे दामों पर चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन अर्जित कर लूंगा। तब तुम मुझसे विवाह करोगी प्रभा? प्रभा ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंदू की बात सुनकर वह वहां से चली गई। अपने घर पहुंचकर वह सोचने लगी, नंदू बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता है। वह मुझे कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी ओर नंदू भी बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा, प्रभा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं तो उसके संकेतों की भाषा भी समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा का पिता वृद्ध रामदास भी अपनी मूक बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहता था। दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। नंदू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन वृद्ध रामदास जब अपने खेतों से लौटकर अपनी झोपड़ी में आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। प्रभा ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है, तो वह नंदू को बुलाकर घर लाई। नंदू ने जब रामदास की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य जी को बुलाकर लाया, किंतु वैद्य जी की औषधियों का रामदास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः एक दिन रामदास ने प्रभा से कहा, प्रभा बेटी, अब मैं नहीं बचूंगा। मैं चाहता था कि तेरी शादी कर दूं और फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के गांव राजापुर में मेरा तांत्रिक मित्र शंखनाद रहता है। तू राजापुर जाकर शंखनाद से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई अच्छा प्रबंध कर देगा और तेरा विवाह भी करवा देगा। उसी दिन रामदास का निधन हो गया। गांव वालों ने मिलकर रामदास का अंतिम संस्कार किया। नंदू की मां ने मूक प्रभा को बहुत ढांस दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब नंदू प्रभा के घर आया तो उसने देखा कि प्रभा अपना सामान एक पोटली में बांध रही है। वह समझ गया कि प्रभा कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसने पूछा, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखती हो, कहाँ जा रही हो प्रभा? प्रभा ने इशारों में नंदू को बताया कि वह राजापुर जा रही है। तब नंदू उदास हो गया, क्या तुम यहाँ नहीं रह सकती? प्रभा, मेरे साथ मेरी बनकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा ने नंदू की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें राजापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रभा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों में नंदू को समझा दिया कि वह उसकी चिंता न करे, वह चली जाएगी। जब प्रभा राजापुर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वह बहुत डर गई। असल में राजापुर में पिछले 2 दिनों से एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कई गांववासी मर चुके थे। हर जगह मृत्यु का तांडव देखकर प्रभा एक जगह पर रुक गई। उसे एक झोपड़ी में किसी के कराहने की तेज आवाज सुनाई दी। वह झोपड़ी के अंदर गई तो देखा कि बिस्तर पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में प्रभा यह नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाद के यहाँ आ पहुंची है। वह व्यक्ति बोला, मैं तांत्रिक शंखनाद हूँ बेटी। एक समय था जब मैं दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, पर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। क्या तुम थोड़ी सी तकलीफ कर सकती हो? वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है उसे मेरे मुंह में डाल दो। प्रभा ने कमंडल उठाया और तांत्रिक शंखनाद के पास पहुंची, लेकिन यह क्या, तांत्रिक शंखनाद तो पहले ही मर चुका था। प्रभा ने देखा कि वह मर चुके हैं। अब वह सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं?
प्रभा को बहुत प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर छोकरी, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहाँ एक छोकरी है। असल में राजापुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए थे। ऐसे समय में बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह राजापुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाथ की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार ने कहा, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। प्रभा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई, मैं तो गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। प्रभा ने सोचा, ओह मैं सचमुच बोलने लगी हूँ। लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था, लेकिन प्रभा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा। तब प्रभा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो मुझे, भगवान करे तेरी टांगे टूट जाएं, तेरी आंखें फूट जाएं। इतना कहते ही डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। प्रभा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही हैं। सरदार के साथी घबराकर बाहर निकल आए और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे, साथियों अंदर जो लड़की है वह कोई डायन लगती है, उसने जो भी कहा वह सच हो गया। उसने कहा सरदार लंगड़ा हो जाए और वह लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए और वह अंधा हो गया। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाकी सब डाकू वहां से भाग गए। अब वहां पर केवल प्रभा और वह अपाहिज डाकू ही रह गए थे। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, प्रभा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। प्रभा ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ, तुम तो चल भी नहीं सकते। इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। प्रभा की बात पूरी होते ही डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। प्रभा ने सोचा, वाह यह तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्द ही वह राजापुर गांव की सीमा से बाहर आ गई और वसंतपुर गांव में पहुंची। वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभा ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूं। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं। कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। परंतु रात हो गई है, रात को सफर करना ठीक नहीं है। यहीं किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? प्रभा ने उत्तर दिया, मैं एक परदेसी हूँ बाबा, रात भर के लिए मुझे यहाँ शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ, उस व्यक्ति ने कहा। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। प्रभा ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को न जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठाकर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा अनंगपाल सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियां दी जाएंगी। तब तो यह इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली हैं, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा न मार सके उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को न ले जाए। और फिर प्रभा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब प्रभा की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा,
कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रभा उठकर बाहर आई तो देखा वहां बहुत भीड़ थी और वह विशालकाय राक्षस मरा पड़ा था। प्रभा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा अनंगपाल सिंह के पास पहुंची। वे बोले, क्या कहते हो, एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा अनंगपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं कि उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पहुंचा जहां प्रभा रुकी हुई थी। उसने प्रभा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। प्रभा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रभा से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर प्रभा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रभा का इतना कहना था कि सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, यह मुझे क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया, जरूर ही यह कोई मायावी है। और वह प्रभा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति से मिलती है। मैं सेनापति ही हूँ महाराज, मगर मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा अनंगपाल सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण प्रभा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की प्रभा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वह सच हो जाता है। सेनापति से प्रभा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा अनंगपाल सिंह चिंतित हो गए और विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री विचार सेन ने कहा, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा देते हैं। और फिर महामंत्री विचार सेन ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा अनंगपाल सिंह और सेनापति को बता दी। यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं, बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री विचार सेन की योजना के अनुसार ही हुआ। प्रभा को रहने के लिए एक शानदार महल और सेवा के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा दी गईं। साथ ही इनाम की 1 लाख अशर्फियां भी उसे दे दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा अनंगपाल ने महामंत्री विचार सेन के सुझाव पर अमल करते हुए प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। प्रभा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बिटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करें कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा अनंगपाल के इरादों से बेखबर प्रभा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा अनंगपाल सिंह ने फिर से प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहाँ की नदियाँ सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए और सारे में पानी पानी हो जाए, किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम भगवान से यह प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए
और प्रभा ने जब ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा अनंगपाल सिंह और उनके महामंत्री विचार सेन को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वाह महामंत्री, ये तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दे तो हमारी विजय निश्चित होगी। प्रभा यह नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा अनंगपाल ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी प्रभा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वह एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर नौकरानियां हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब प्रभा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ धमके और सोती हुई प्रभा को पलंग सहित उठा ले गए। प्रभा के महल के नौकर नौकरानियों को उन सैनिकों ने निर्दयता पूर्वक कत्ल कर दिया। जब प्रभा की आंख खुली तो वह घबराकर कहने लगी, मैं कहाँ हूँ और आप सब कौन है? सैनिकों ने जवाब दिया, हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री विचार सेन के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री विचार सेन ने वहां प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूँ कुमारी जी, हमारे राजा अनंगपाल ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा न बन जाएं। प्रभा ने विस्मित होकर कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। महामंत्री ने समझाया, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसी कारण महाराज अनंगपाल ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। प्रभा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं। महामंत्री ने कहा, मगर सच्चाई यही है कुमारी जी, आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। महामंत्री विचार सेन ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से प्रभा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा अनंगपाल सिंह सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। प्रभा ने कहा, भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज अनंगपाल सिंह वो उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूंगा। प्रभा ने कहा, ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए, परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। प्रभा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री विचार सेन मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल विचार सेन के सभी सैनिक प्रभा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में प्रभा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री विचार सेन के दिमाग में राजा अनंगपाल सिंह को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके प्रभा की सभी नौकर नौकरानियों की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज अनंगपाल सिंह ने तो प्रभा के किसी बुरे की कल्पना तक न की थी। फिर प्रभा के कहने पर वे सभी सैनिक महाराज अनंगपाल के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, उफ, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री विचार सेन ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने प्रभा से पूछा, प्रभा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री विचार सेन की बातों से एक कामना प्रभा के दिल में घर कर गई थी और वह थी महारानी बनने की। वह निसंकोच होकर बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा ही अंतर है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आप तो मेरे पिता के समान है। आपसे विवाह करने की तो मैं स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र के साथ तो मेरा विवाह कर ही सकते हैं, हमारे बेटे से। राजा अनंगपाल सिंह को एकाएक हंसी आ गई और फिर उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने कहा, बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, किंतु मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व जब वह 10 साल का था
एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, परंतु एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्य से वह मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन के बाद से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बिटिया है। बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल की है और वह उम्र में तुमसे बहुत ही छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं बसंतपुर की महारानी बनना ही चाहती हूँ। मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए आपको ही कोई उपाय करना होगा। प्रभा की जिद के आगे महाराज स्वयं को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद महाराज जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत ही उदास है। राजा अनंगपाल ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बता दिया और प्रभा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। महारानी, उस लड़की की वाणी में इतनी अद्वितीय ताकत है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगले दिन महाराज ने प्रभा से कहा, बिटिया, हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह जो भी व्यक्ति तुम्हारे राजमहल के बाहर सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे और उसे अपना राज्य सौंप देंगे। इस प्रकार वह बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा अनंगपाल की बात सुनकर प्रभा अत्यंत प्रसन्न हो गई। संयोगवश उसी रात प्रभा का बचपन का साथी नंदू चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर बसंतपुर आया। उसे पता चला था कि महाराज अनंगपाल सिंह को अपने राजमहल में एक मंदिर का द्वार बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। सुबह सुबह नंदू लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल पहुंचा। उसी समय प्रभा भी बाहर निकली। अरे नंदू, तुम यहाँ? प्रभा, तुम राजमहल में? और तुम बोलने कैसे लगी? तभी राजा अनंगपाल सिंह वहां आ पहुंचे। प्रभा, बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। उसी दिन बड़ी धूमधाम से नंदू और प्रभा का विवाह संपन्न हुआ। प्रभा का कन्यादान स्वयं राजा अनंगपाल सिंह और उनकी पत्नी ने किया। विवाह के बाद महाराज ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राज्य सौंपकर यह राज्य त्याग देंगे। इसलिए आज हम और महारानी तुम्हारे साथ भोजन करना चाहते हैं। फिर प्रभा और नंदू ने राजा अनंगपाल सिंह और उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट और लजीज पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, किंतु भोजन करने के बाद अचानक प्रभा को चक्कर आने लगे। उफ, मुझे यह क्या हो रहा है? नंदू भी बोला, प्रभा, हमें जरूर ही झड़ दे दिया गया है। हम मरने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम हरिपुर गांव में ही गूंगी प्रभा के रूप में मुझे पति मान लेती। वास्तव में राजा अनंगपाल सिंह ने दोनों के भोजन में विष मिला दिया था। तब प्रभा बोली, आह, मैं मरना नहीं चाहती नंदो। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल ही गए हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से प्रभा और नंदो तुरंत अपने होश खो बैठे, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में थे। नंदू ने कहा, अरे, हम कहाँ पर आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है? प्रभा। अरे प्रभा, तुम ही हो? प्रभा ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन चाहने पर भी वह कुछ बोल नहीं सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक शंखनाथ के यहाँ से उसने जो चमत्कारी जल पीकर वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी ही बात के कारण नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब नंदू ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था, और सपने में मैंने यह भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर खैर, कोई बात नहीं। मुझे तो तुमसे प्यार है प्रभा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी प्रभा बहुत खुश थी, क्योंकि नंदू के रूप में उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिल चुका था, और नंदू की माँ तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। शेरपुर गांव में श्याम नामक एक व्यक्ति निवास करता था। उनके घर में पत्नी और एकमात्र संतान हरकिशोर था। अनेक वर्षों के पश्चात संतान की प्राप्ति से वे अत्यंत प्रसन्न थे। हरकिशोर को बड़े स्नेह और लाड से पाला पोसा गया और उच्च शिक्षा के लिए नगर भेजा गया। हरकिशोर भी मेधावी था और सदैव पढ़ाई में अग्रणी रहता। समय बीतता गया और हरकिशोर एक योग्य चिकित्सक बन गया।
वह नगर के एक प्रमुख चिकित्सालय में कार्यरत हो गया। अब श्याम जी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी और उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था। उनका पुत्र हरकिशोर, जो एक बड़े अस्पताल में नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। हरकिशोर की पत्नी भी एक डॉक्टर थी और उनका एक पुत्र था, कृष्ण, जो श्याम जी का पोता था। श्याम जी अक्सर गांव से शहर आते और कुछ दिनों के लिए अपने पुत्र के साथ रहते। जब उनकी पत्नी जीवित थी तब वे उनके साथ शहर आते थे और पत्नी के देहांत के बाद भी वे अपने बेटे से मिलने के लिए शहर पहुंचे थे। वह स्टेशन के बाहर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बेटे को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। बेटा उनका सामान लेकर चल पड़ा। बेटे ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, परंतु श्याम जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, चलो मैं आ रहा हूँ। वे दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगे। गाड़ी के पास आते ही ड्राइवर ने उनका बैग ले लिया और गाड़ी में रख दिया। हरकिशोर ने पिता से कहा, बाबूजी, अब गाड़ी में बैठिए, मैं अस्पताल से आधे घंटे में लौटूंगा। कुछ मरीजों को देखना जरूरी है। आपकी बहू भी इस देश से आएगी, उन्हें एक ऑपरेशन करना है, फिर भी उन्हें देर हो जाएगी। पिता से यह बात कहकर उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी बढ़ाने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। श्याम जी के मन में ख्याल आया कि उन्होंने अपने पोते कृष्ण का हालचाल नहीं पूछा। श्याम जी ने सोचा, कृष्ण अब यहीं पर है या कहीं और चला गया? नहीं, वह पुणे में ही होगा। कहीं और गया होता तो बेटा जरूर बतलाता। छोटी बहू को तो कृष्ण के विवाह के अवसर पर ही देखा था, उसके बाद उसे कहां देख सके। हरकिशोर तो अब स्वयं भी गांव नहीं आता जो उन्हें लेकर आएगा। कृष्ण ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़ा कि हमेशा परिवार से दूर ही रहा। यही सब सोचते हुए श्याम जी अपने बेटे के घर पहुंचे। नहा धोकर श्याम जी कमरे से बाहर आए और सामने एक नजर डाली। उन्हें बगीचे में एक आया अत्यंत सुनहरे बालों वाले बच्चे के साथ टहलाती नजर आई। उनके मन में यह सवाल आया कि यह बच्चा किसका है। उन्होंने महादेव को आवाज दी। महादेव, जो बचपन से ही उनके बेटे के घर में काम करता था और अब अस्पताल में भी नौकरी करता है, फिर भी वह उनके घर पर रहता है। श्याम जी ने हमेशा उसे अपने बच्चे जैसा माना और महादेव भी उन्हें बाबा कहकर पुकारता था। श्याम जी ने पूछा, महादेव, वह बच्चा कौन है? महादेव ने खुश होते हुए कहा, वह तो अपना ही बच्चा है, कृष्ण जी का बेटा। श्याम जी चौंक पड़े। मेरे कृष्ण का बेटा? जी हाँ, आपका परपोता। श्याम जी को घोर आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी खुशी की बात और उन्हें पता ही नहीं। लेकिन उस समय वे अपने मन में उठी पीड़ा को दबाकर लगभग दौड़ते हुए बगीचे में पहुंचे। बच्चे को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने उसे गोद में लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। बच्चा उन्हें टुकुर टुकुर ताक रहा था। श्याम जी भी बच्चे को देखते हुए विभोर हो रहे थे। उनकी आंखें भर आई थी। बच्चा उन्हें देख मुस्कुराया, फिर अचानक रोने लगा। आया ने कहा, बाबा, बच्चा अभी सोएगा, इसीलिए रो रहा है। श्याम जी समझ गए। उन्होंने अपने भावों पर नियंत्रण किया और आया से बोले, हाँ, इसे सुला दो। आखिर कितनी देर सोएगा? जब जागेगा तो अपने परदादा की गोद में खेलेगा। आया बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। श्याम जी जब अपने कमरे में वापस आए तो उनके मन में उठी पीड़ा फिर से उभर आई। इतनी बड़ी खुशी की बात बेटे ने उन्हें बताई ही नहीं। उन्होंने महादेव की तरफ देखा और पूछा, महादेव, ये कृष्ण मोहन यहाँ पर आया है, ये बात बेटे ने मुझे बताई नहीं। क्यों? महादेव ने कहा, बाबा, वे लोग मुंबई में 1 सप्ताह से हैं और यहाँ नहीं, होटल में ठहरे हैं। श्याम जी ने आश्चर्य से कहा, होटल में? हाँ बाबा, बड़े लोगों के लिए क्या घर क्या होटल। सुनते हैं कि पति पत्नी की कुल तनख्वाह 2 लाख रुपए प्रति माह है। और यह आया, ये भी होटल में बच्चे को लेकर रहती थी। एक दिन कृष्ण मोहन जी और उनकी पत्नी को डिनर पर बुलाया गया था। वे लोग सुबह ही कार से आए थे और आया तथा बच्चे को छोड़ गए थे। उनके आगे के कार्यक्रम का कोई पता नहीं था। श्याम जी को यह सूचना किसी ने दी थी जिसे वे पचा नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्हें अपने पत्नी, पिता और माँ की याद आई। जीवन के बीते पल, राग और अनुराग का स्मरण हुआ। हरकिशोर का जन्म और अन्य घटनाओं का विचार आया। श्याम जी के मन में यह सब बातें समुद्री लहरों की तरह उठने लगी। वे अपने निर्णय से विचलित महसूस कर रहे थे और उन्हें अपने बेटे पर
बहू पर और पोते कृष्ण मोहन पर क्रोध आया। फिर उन्होंने सोचा कि कृष्ण मोहन पर क्रोध करना उचित नहीं है। बेटे ने उन्हें यह खबर क्यों नहीं दी? बहू ने यह बात उनसे क्यों छिपाई? कृष्ण यह बात क्यों नहीं बता सका? तभी हरकिशोर कमरे में आए। बाबूजी। श्याम जी उठकर बैठ गए। कोई कष्ट हो रहा है आपको? पिता के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर हरकिशोर ने पूछा। श्याम जी की आंखों से आंसू छलक आए। आप रो क्यों रहे हैं? कृष्ण का बेटा हुआ और मुझे खबर भी नहीं दी गई। श्याम जी ने कहा। बाबूजी, जब जो चीज ने यह बात कही है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। हरकिशोर ने जवाब दिया। बेटा, तुम डॉक्टर हो, विज्ञान पढ़े हो और तुम्हारी ऐसी सोच ठीक है। लोग ठीक ही कहते हैं, ये व्यापार योग हो गया है। बाबूजी, आप इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हैं? यह हल्की बात नहीं है, हरकिशोर ने कहा और वहां से चला गया। श्याम जी ने बेटे को जाते हुए देखा और लेट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली। उनके मन में दो विपरीत भाव चल रहे थे, आक्रोश और आनंद। पड़पोते को देखने का आनंद, लेकिन वह आनंद आक्रोश से घिरा था। थोड़ी देर बाद महादेव ने खाना परोस दिया और श्याम जी को बुलाया। बाबा, खाना खा लीजिए, महादेव ने कहा। श्याम जी ने आंखें खोली और महादेव की तरफ देखा। उन्होंने एक बार सोचा कि खाने से मना कर दे, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, हरकिशोर ने खाना खा लिया? हाँ साहब, खाना खाकर सो गए। उनकी ओर टुकुर टुकुर देखते हुए महादेव ने कहा। महादेव जैसे उनके दिल की गहराइयों को समझ गया था। श्याम जी इससे अधिक कुछ नहीं बोले। उन्हें याद आया कि जब वे अपनी पत्नी के साथ आते थे तो उनका बेटा सारे काम छोड़कर उनके साथ ही खाना खाता था। पत्नी और बहू भी साथ बैठती थी। पिता पुत्र साथ में खाना खाते और बातें करते रहते थे। उस सुखद समय को याद कर श्याम जी ने सोचा कि यह उनकी पत्नी की ही व्यवहार कुशलता थी। उसकी मृत्यु के बाद न जाने कितनी बार वह आए, लेकिन अब वह बात कहाँ रही। यही सोचते हुए उन्होंने खाना खाया, हाथ धोए और बिस्तर पर लेट गए। शाम को उनकी नींद टूटी। वे मन ही मन हंसे भी। कारण यह था कि थोड़ी देर पहले ही वह नींद में अपने पड़पोते के साथ खेल रहे थे। उन्हें इस बात पर क्रोध आ रहा था कि वह कृष्ण के बेटे का नाम नहीं पूछ पाए। बच्चे को दूर करने के लिए उनके मन में ममता की तरंगें उठने लगी। उन्होंने महादेव को आवाज दी। हाँ बाबा। महादेव उनके पास आकर खड़ा हो गया। सुनो, मेरे पड़पोते को ले आओ। अब उस चुम्मा के साथ थोड़ी देर खेलूंगा। बाबा, वे लोग तो चले गए। कब? थोड़ी देर पहले ही। कृष्ण मोहन और छोटी मैडम आए थे, थोड़ी देर रहे और फिर चले गए। हरकिशोर साहब अस्पताल में है और मैडम सोई हुई हैं। श्याम जी थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। उनके मन में ख्याल आया कि पहाड़ से अलग अलग नदियां निकलती हैं, सबकी अपनी अपनी धाराएं होती हैं। जैसा रास्ता वैसी ही नदी की रफ्तार। तो वह क्या कोई पहाड़ है? वह तो नदी की धारा है। मनुष्य पहाड़ हो सकता है भला? यह सब सोचते हुए उन्होंने महादेव की तरफ देखा। आज उन्हें महादेव से जुड़ाव और नजदीकी का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल महादेव ही है जो उनकी बात समझ रहा है। उन्होंने पूछा, महादेव, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? एक 13 साल का और दूसरी 1 साल की बच्ची है। श्याम जी के मन में अपनी की तरंगे उमड़ने लगी। उन्होंने पूछा, महादेव, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? महादेव ने जवाब दिया, 20 मिनट का रास्ता है, तो लोग मुझे वहां पहुंचा दो। मेरी इच्छा बच्चों के साथ खेलने की हो रही है। मैं भी तो उनका बाबा ही हूँ। ऐसा नहीं होगा कि कल चले। नहीं, कल मैं गांव लौट जाऊंगा। तो चलिए। महादेव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सीधा महादेव के घर पहुंचे और बहुत देर तक बच्चों के साथ खेलते रहे। ऐसा लगता था मानो वह खुद भी बच्चे हो गए हों। देर शाम तक वह अपने बेटे के घर वापस आए। अगले दिन सुबह सवेरे जब बेटा और बहू अपने अपने कार्यक्षेत्र को चले गए, श्याम जी खामोशी से गांव लौट गए। जब बेटा घर वापस आया, महादेव ने उसे बताया कि बाबूजी गांव लौट चुके हैं। पिता के अचानक चले जाने से हरकिशोर को बड़ा धक्का लगा, परंतु वे समझ गए कि पिता नाराज है। अगले 2-3 दिनों में हरकिशोर ने अपने सभी आवश्यक कार्य निपटाकर अपनी पत्नी के साथ पिता के गांव का रुख किया। बेटे को अचानक आया देखकर श्याम जी के सारे गिले शिकवे मिट गए। पिता पुत्र का यह मिलन सारी शिकायतों को बहा ले गया। हफ्ते भर गांव में बिताकर हरकिशोर वापस लौट आया।
श्याम जी का मन अब बहुत शांत था और वे खुशी का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा आगे भी उनसे मिलने आता रहेगा। आज की कहानी अनंतगुड़ गांव में रहने वाली यशोदा से शुरू होती है। यशोदा गांव की अन्य औरतों की तरह दिन भर घर का काम काज करती रहती थी। उसका एक बेटा था जो गांव में मेहनत मजदूरी करता था। बेटा अक्सर अपनी माँ से बड़े नगर जाकर काम करने की अनुमति मांगता, लेकिन यशोदा उसे अपने पास रखना चाहती थी। वह भी माँ की बात मानकर गांव में ही काम करता रहता। यशोदा की आदत थी कि वह रोज खाना बनाते समय एक अतिरिक्त रोटी बनाती और उसे खिड़की पर रख देती थी, ताकि जो भी जरूरतमंद हो वह उसे ले जा सके। एक फकीर बाबा रोज यशोदा के दरवाजे पर आता और खिड़की पर रखी रोटी उठाकर ले जाता। जब भी वह रोटी उठाता, कहता, तेरा बुरा तेरे पास रहेगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर आएगा। यशोदा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन यशोदा के बेटे ने फिर बड़े नगर जाकर धन कमाने की बात दोहराई। यशोदा ने उसे साफ मना कर दिया, परंतु इस बार बेटा ठान चुका था कि वह बड़े नगर जरूर जाएगा। उसने कहा, माँ मुझे जाने दे, तभी हम इस गरीबी से निकल पाएंगे। बेटे की जिद के आगे यशोदा को मानना पड़ा और वह उसे बड़े नगर भेजने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह उसका बेटा बड़े नगर की ओर रवाना हो गया। अब यशोदा अपने घर में अकेली थी। वह रोज की तरह अपने काम करती और एक रोटी बनाकर खिड़की पर रख देती। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उधर फकीर बाबा रोज आता, रोटी उठाता और कहता, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। अब यशोदा ने उसकी बात को ध्यान से सुना तो उसे यह बात कुछ अटपटी सी लगी। उसने सोचा कि यह फकीर रोज मुझसे रोटी लेकर जाता है, परंतु बदले में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोलता। उसने कभी मुझे धन्यवाद नहीं दिया और ना ही कोई आशीर्वाद। बस यही अजीब सी बात कहकर चला जाता है जिसकी कोई समझ नहीं आती। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब यशोदा को उस फकीर की बात से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन वह फकीर से इतनी परेशान हो गई कि उसने सोचा इससे छुटकारा पाना ही होगा। उसके मन में गुस्सा भर गया था। गुस्से में उसने जहर मिलाई रोटी तैयार की और खिड़की पर रख दी। लेकिन जैसे ही उसने रोटी खिड़की पर रखी, उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं यह क्या कर रही हूँ? मैं किसी की जान लेने जा रही हूँ। तुरंत ही उसने वह जहर वाली रोटी उठा ली और उसकी जगह साफ सुथरी रोटी रख दी। कुछ देर बाद फकीर बाबा रोज की तरह आए, रोटी उठाई और वही बात दोहराई, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। यशोदा ने यह बात सुनी लेकिन अनसुना कर दिया और अंदर चली गई। अंदर आकर वह अपने बेटे को याद करने लगी। उसे घर से गए हुए कुछ ही दिन हुए थे। न कोई उसकी खबर आई और न ही पता चला कि वह कहाँ है, किस हाल में है। तभी अचानक उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कोई तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा था। वह बहुत खुश हो गई। उसने अपने बेटे को अंदर बुलाया और बिठा लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर वह घबरा गई। बेटे के कपड़े मैले कुचैले थे, वह थका हारा लग रहा था और उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो कई दिन से उसने खाना नहीं खाया हो। बेटे ने कहा, माँ, घर से निकलकर मैं बड़े नगर की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में जंगल से गुजर रहा था तो कुछ लुटेरों ने मुझे पकड़ लिया और बंदी बना लिया। वे मुझे खाने को भी नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें चकमा देकर मैं भाग निकला। भूखा प्यासा भागता भागता अपने गांव की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतने में रास्ते में मुझे एक बूढ़ा फकीर मिला। मैंने उससे खाने को मांगा। उसके हाथ में एक रोटी थी जो उसने मुझे दे दी। शायद उसी वजह से चलकर मैं अपने घर तक पहुंच पाया। उसने कहा, माँ, उस बूढ़े फकीर ने मुझसे क्या कहा जानती हो? उसने कहा, तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। ये सुनते ही यशोदा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि आज उसने वह जहर वाली रोटी खिड़की पर नहीं रखी थी। आज उसे फकीर की बात का मतलब भी समझ में आ गया कि किया हुआ अच्छा कर्म लौट कर जरूर आता है। इसलिए कभी भी अच्छे काम करना बंद मत कीजिए, क्योंकि यह तय है कि आपके किए हुए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आते हैं।
पहाड़ों के मध्य स्थित एक नगरी दीनापुर थी। वहां पहुंचने का कोई सुसज्जित मार्ग नहीं था। यह बात तब की है जब बिजली पहाड़ों तक नहीं पहुंची थी। उस पर्वत की ढलान पर अक्ल सिंह नामक व्यक्ति का गृह था। अब अक्ल सिंह के घर में केवल 3 सदस्य थे, वह स्वयं, उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी। किंतु अन्य जीवों की संख्या उसके घर में बहुत थी, जिनमें कुत्ते, बिल्लियां, गायें, बैल और बकरियां आदि बड़ी संख्या में थी। अक्ल सिंह की पत्नी का नाम सूर्यमुखी था और उसकी इकलौती संतान का नाम चंद्रमुखी था। अक्ल सिंह किसी तरह अपना जीवनयापन कर रहा था, परंतु उसकी एक बात की चिंता उसे लगातार सताती थी। उसकी बेटी अब जवान हो रही थी और उसका विवाह करना था, परंतु उससे कोई भी युवक विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कई युवक उसके घर लड़की देखने आ चुके थे। उनका स्वागत सत्कार होता, भव्य भोजन की व्यवस्था की जाती, परंतु अंत में वे इनकार करके चले जाते। चंद्रमुखी के आलसीपन के कारण उनका मन खिन्न हो जाता था। एक दिन उस पहाड़ के एक अन्य गांव से एक युवक अक्ल सिंह के घर आया। उसका भी स्वागत सत्कार हुआ, उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। रात्रि में विश्राम से पूर्व अक्ल सिंह अपने मेहमान से बातचीत करने लगा। उसने कहा, इस घर में 3 सदस्य हैं, परंतु सारा काम मेरे कंधों पर ही है। बहुत मुश्किल से अपना घर संभाल पा रहा हूँ। उस युवक ने पूछा, आपकी पत्नी और बेटी आपके काम में सहयोग नहीं करती? अक्ल सिंह ने उत्तर दिया, वे सहयोग करती हैं, परंतु पत्नी को कुछ काम करने से पहले 10 बार कहना पड़ता है, तब जाकर वह एक काम करती है। वहीं बेटी की स्थिति और भी भयंकर है, उससे काम निकलवाने के लिए 20 बार कहना पड़ता है, इसीलिए मैं स्वयं ही सारा काम कर लेता हूँ। युवक ने पूछा, ऐसा कब से चल रहा है? अक्ल सिंह ने उत्तर दिया, पहले से ही ऐसा चल रहा था। हम बूढ़े बुजुर्गों का तो चल गया, पर बेटी के साथ ऐसा कब तक चलेगा? कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता, कोई आता भी है तो देखकर चला जाता है। यही बात सदैव मेरी चिंता का कारण होती है। बेटी बड़ी हो चुकी है, आज या कल तो मुझे उसका विवाह करना ही है। उसे ऐसे कब तक घर में बिठाए रख सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उस युवक को अक्ल सिंह की चिंता वाजिब लगी। उसने कहा, देखिए, मैं भी गांव का लड़का हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, आज तक मेरा भी विवाह नहीं हुआ। खेत खरिहान करके मैं जीवन चलाता हूँ, मांग कर खाने की स्थिति नहीं आती है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को प्रस्तुत हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अक्ल सिंह ने कहा। बाबू ने कहा, अगर विवाह के लिए तैयार हो तो तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। अक्ल सिंह ने कहा, तो मुझे कल ही अपनी बेटी दे दीजिए और उसके साथ मुझे बिल्ली, कुत्ते और बकरी का बच्चा भी दीजिए। यही मेरी शर्त है कि आपकी बेटी के संग मुझे जानवर के बच्चे भी चाहिए। प्रसन्न होकर अक्ल सिंह ने रात भर में सारी तैयारी कर दी और सुबह होते ही दोनों का विवाह कर दिया और फिर शाम तक विदा कर दिया। सांझ होने से पहले ही वह युवक दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर युवक ने गाय और बैलों के लिए घास की व्यवस्था की, भोजन तैयार किया और सबको खाना परोसा, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली और बकरी के लिए भी। अपनी पत्नी को भोजन दिया, बर्तन मांजे और रात को सो गया। सुबह उठकर उसने चाय बनाई, पत्नी को भी दी और खुद भी चाय पीकर अपने दैनिक कार्यों में जुट गया। इसके बाद भोजन तैयार करके सबको परोसा, बर्तन और घर साफ किया और खेतों को जाने के लिए तैयार हो गया। जाते जाते उसने कुत्ते के पिल्ले से कहा, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे से घर का काम काज देखना, भोजन तैयार करना, बैलों और गायों के लिए घास काटना, घर का सारा काम अच्छे से करना। यह कहकर वह युवक खेतों को चला गया। शाम को थका हारा जब वह घर लौटा तो उसने पिल्ले से पानी की मांग की, परंतु पिल्ले ने कोई उत्तर नहीं दिया। खाने के बारे में पूछा तो भी कुछ तैयार नहीं था। युवक ने गुस्से में आकर कुत्ते के पिल्ले की छड़ी से बहुत पिटाई की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अंत में खाना बनाकर सबको परोसा, साफ सफाई की और सो गया। अगले रोज भी उठकर उसने घर का सारा काम किया और खेतों में जाने से पहले बिल्ली के बच्चे से घर का कामकाज संभालने को कहकर चला गया। आज भी कोई काम नहीं हुआ। शाम को घर पहुंचा तो वह गुस्से से भर गया और बिल्ली के बच्चे को छुरी से बहुत पीटा, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। फिर स्वयं ही घर का सारा काम करने लगा। अगले दिन बकरी के बच्चे की बारी आई। उस युवक ने उसे भी घर के सारे कार्यों के संबंध में कई हिदायतें दी और खेत खलियान को चला गया। यह सारा दृश्य उसकी पत्नी चुपचाप देखती रही, पर कुछ नहीं कहा।
जब भी कोई कार्य पूरा नहीं होता, देख, उस युवक ने एक झटके में बकरी के बच्चे का गला शरीर से अलग कर दिया और रात को उसी की सब्जी बनाकर पूरे घर को परोस दी। अगली सुबह सारा कार्य समाप्त कर घर से प्रस्थान करते हुए युवक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, घर का समस्त कार्य देख लेना, गायों को चारा देना, उनके लिए घास काटकर तैयार रखना, घर की सफाई करना और सभी के लिए भोजन भी बना देना। तुमने देखा, जिन्होंने अपना कार्य नहीं किया, मैंने उनका क्या हश्र किया था, इसलिए तुम समय पर अपना काम निपटा लेना। शाम को जब युवक घर लौटा तो उसने पानी के लिए पत्नी को पुकारा। पत्नी डरते हुए तुरंत पानी लेकर आ गई। युवक ने घर और बाहर देखा तो सब कार्य व्यवस्थित था। दोनों ने भोजन किया और सो गए। अब धीरे धीरे युवक के बिना भी उसकी पत्नी सारा काम करने लगी। उसे काम करने की आदत हो चुकी थी। अब वह पहले की तरह आलसी नहीं रही। पति बाहर का काम संभालता और पत्नी घर के अंदर का। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिली। यह सोचकर अक्ल सिंह अपने दामाद के घर पहुंच गया। अपने ससुर को देखते ही युवक ने पत्नी से कहा, पिताजी के लिए चाय और खाने का प्रबंध करो। बेटी सारा काम कर रही थी। अक्ल सिंह अपनी बेटी में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने दामाद से जानना चाहा और पूछा, अगर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तुमने अपनी पत्नी को बदल दिया तो वह उपाय मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी तुम्हारी सासू माँ को बदल सकूं। युवक ने कहा, ससुर जी, कल सवेरे आपको यह नुस्खा बताया जाएगा जिसके बलबूते पर मैंने अपनी पत्नी में परिवर्तन लाया है। अब रात काफी हो चुकी है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। इतना कहकर वे दोनों सो गए। सुबह उस युवक ने मिट्टी के फूटे हुए बर्तनों को इकट्ठा किया और उन्हें तोड़कर धूल बनाया। वहीं दूसरी ओर वह कुछ गीली मिट्टी लेकर आया। इसके बाद उसने अपने ससुर को बुलाया और कहा, आप उस फूटे हुए मटके की मिट्टी से घड़ा या कुछ भी बनाइए, मैं इस गीली मिट्टी से कुछ बनाता हूँ। युवक ने उस गीली मिट्टी से कई आकार के बर्तन बना डाले, जबकि ससुर जी उस पक्की मिट्टी के चूरे से कोशिश करके भी कुछ नहीं बना पाए। अंत में उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार की। तब युवक ने कहा, एक बार जो मिट्टी पक चुकी है उसे बदलना या उससे कोई दूसरी वस्तु निर्माण करना आसान नहीं है, जबकि किसी भी गीली और कच्ची अवस्था में हम उसे बदलकर आसानी से कोई भी आकार दे सकते हैं। ऐसा कहकर उसने अपने ससुर जी से कहा, अब सासू माँ के जीवन में किसी तरह के परिवर्तन की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अब उनमें इतनी नरमी होती ही नहीं कि उनमें कोई परिवर्तन लाया जा सके। ससुर जी समझ गए कि अब उन्हें अपनी आलसी पत्नी के साथ ही पूरा जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन वह खुश थे कि उनकी बेटी इस आलसीपन से बाहर आ गई थी। इसका सारा श्रेय वह अपने दामाद की बुद्धिमानी को देते थे। अगले दिन ससुर जी वापस अपने गांव लौट गए। अब उनका मन संतुष्ट और शांत था कि उनका दामाद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। अक्ल सिंह खुश था कि उसकी बेटी और उसका पति अब एक खुशहाल जीवन बिता सके। सीलमपुर के छोटे से गांव में साहूकार सुखी चंद अपने परिवार के साथ रहता था। सुखी चंद के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। सुखी चंद केवल नाम का ही नहीं बल्कि असल में भी सुखी था। उसके पास शानदार हवेली, नौकर चाकर और शान शौकत सब कुछ था, लेकिन यह सब उसने गरीबों का खून चूस कर ही बनाया था। साहूकार सुखी चंद गांव वालों को बहुत ज्यादा सूद पर कर्जा देता था। यही उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार, विवाह, शादी के मौके पर सुखी चंद से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतारने लगते, लेकिन जिस साल सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। सुखी चंद ऐसे ही मौकों की फिराक में रहता था। वह उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसका पूरा साथ देता था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना बनाते रहते। एक दिन एक दूसरे नगर से कोई बड़ा व्यापारी साहूकार से मिलने आया। उसने सुखी चंद को गांव में जमीन खरीदने की अपनी इच्छा बताई। सुखी चंद की तो मानो खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बैठे जमीनों का ग्राहक जो मिल गया था। सुखी चंद ने वह सारी जमीन उस व्यापारी को दिखाई जो उसने लोगों से कर्ज के बदले में हथियाई थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आ रही थी। गांव में घूमते घूमते आखिरकार उस व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आ ही गया।
व्यापारी ने सुखी चंद से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन एक बिन माँ बाप की लड़की पुष्पा की थी, जो उसी गांव में रहती थी। पुष्पा के माँ बाप ने साहूकार सुखी चंद से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही नदी में बह जाने से दोनों की मृत्यु हो गई थी। बेसहारा पुष्पा का हाल देखकर गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। सुखी चंद भला पंचायत की बात को कैसे टाल सकता था, मगर उसके दिल में हमेशा पुष्पा की जमीन को हथियाने की इच्छा थी। आज उस व्यापारी ने जब उस जमीन के बारे में पूछा तो सुखी चंद का लालच उजागर हो गया और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। अगले ही दिन वह सारे कर्ज के दस्तावेज और अपनी खाता बही लेकर पुष्पा के घर आ धमका। सुखी चंद ने अपना कब्जा वापस करने की बात कही और ऐसा न करने पर जमीन पर कब्जा करने की धमकी भी दे दी। पुष्पा ने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी, लेकिन सुखी चंद के दिल पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। गुस्से में पैर पटकता हुआ साहूकार वहां से चला गया। कब्जे की बात सुनकर पुष्पा फिर से पंचायत के मुखिया के पास गई और अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाने लगी। मुखिया भी आखिरकार कब तक उसे बचा सकता था। फिर भी पंचों ने यह फैसला किया कि पुष्पा एक साथ पूरा कर्ज नहीं उतार सकती, तो 5,000 करके वह 4-5 महीनों में यह कर्ज चुका दे। उसे पहली किस्त 5,000 जल्द से जल्द देनी होगी, नहीं तो सुखी चंद को जमीन बेचने का अधिकार मिल जाएगा। सारे गांव में यह बात फैल गई कि साहूकार सुखी चंद बेसहारा पुष्पा की जमीन हथियाने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते सुखी चंद की बेटी के कानों में भी पड़ी। अपने लालची पिता की करतूत सुनकर बेटी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सुखी चंद को तो बस बड़ा मुनाफा ही दिखाई दे रहा था। सुखी चंद की बेटी ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात से टस से मस न हुआ। उसने पुष्पा की जमीन पर कब्जा करने का फैसला कर लिया था। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि वह अपने पिता को जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी, लेकिन लालची साहूकार के आगे उसकी एक न चली। अगले दिन सुबह सुबह पुष्पा और 2 पंचायत के लोग साहूकार के घर पहुंचे। पुष्पा ने कर्ज की पहली किस्त 5,000 सुखी चंद के मुंह पर मार दिए और साथ ही कहा कि वह जल्द ही बाकी रकम भी चुका देगी। किस्त की पहली रकम लेकर पुष्पा वहां से चली गई। अब क्योंकि किस्त मिल चुकी थी, तो साहूकार पुष्पा की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। इधर सुखी चंद का दिमाग घूम गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर इस गरीब बेसहारा पुष्पा के पास इतना पैसा कहां से आ गया, जो कल तक दाने दाने के लिए तरस रही थी और मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहती थी, वह आज शेरनी की तरह गरजने कैसे लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साहूकार ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उन रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ ही दिनों में पुष्पा फिर से सुखी चंद के घर आई और पूरी रकम सूद समेत वापस लौटाकर अपनी जमीन और कर्जे के कागजात लेकर वापस चली गई। साहूकार के हाथों से मानो सोना उगलने वाली जमीन निकलती जा रही थी। वह परेशान था कि पुष्पा के पास इतना धन कहां से आ रहा है, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी तरह से कुछ समय और बीत गया। एक दिन साहूकार सुखी चंद के चेले चपातों ने खबर दी कि पुष्पा ने अपनी जमीन बेच दी है। साहूकार के हाथों में अब कुछ नहीं था, फिर भी उसे बहुत उत्सुकता थी कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। इस जमीन का खरीदार कौन है, जरा चलकर देखा जाए। जब वह पुष्पा के उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा तो वहां जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देखकर सुखी चंद साहूकार की मानो सांसें थम गई हों। जमीन के मालिक के नाम के आगे उसकी बेटी और पुष्पा का नाम लिखा था। सुखी चंद बदहवास सा दौड़ता हुआ घर पहुंचा और चिल्लाकर अपनी बेटी से पूछा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तब उसकी बेटी ने बताया, पिताजी, मैंने पुष्पा की मदद की थी और उसके लिए मैंने अपने गहने बेच दिए ताकि उसकी जमीन को बचा सकूं। उसने आगे कहा, लेकिन आप पुष्पा का दिल देखिए, उसने जमीन आपसे छुड़वाते ही मेरे गहनों के बदले में आधी जमीन मुझे दे दी। ये सब मैंने आपके लिए किया है पिताजी। आखिर कब तक आप गरीब बेसहारा लोगों की बद्दुआएं लेते रहेंगे? मैं आपको इस नरक से निकालना चाहती हूँ। गरीबों की बद्दुआएं कभी भी हम पर कहर बनकर टूट सकती हैं। अपनी बेटी का एक एक शब्द सुनकर सुखी चंद की छाती चीरती हुई जा रही थी। वह अपनी ही औलाद की नजरों में गिर चुका था। बेटी की बातें सुनते सुनते सुखी चंद की आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं पर अपने घुटनों पर आ गया और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और बेतहाशा रोने लगा।
पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते देखकर बेटी को समझ में आ गया कि उसके पिता फिर से किसी गरीब की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्मिंदा सुखी चंद ने अपनी बेटी से भविष्य में कभी किसी की जमीन न हड़पने का वचन दिया। इस तरह से एक बेटी ने अपने पिता को सूदखोरी के नर्क से बाहर निकाल लिया। पुराने समय की बात है। एक गांव में श्रीमान दामोदर शास्त्री नामक व्यक्ति निवास करते थे। शास्त्री जी अत्यंत विद्वान और उत्कृष्ट कवि थे, जिनकी विद्वता दूर दूर तक ख्याति प्राप्त थी। एक बार वे मिथिला से अपने गांव की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। मार्ग लंबा था और उन्हें समय समय पर विश्राम लेना पड़ता था। उनके पास खाने पीने के लिए थोड़े से सत्तू और लड्डू थे। उस दिन भीषण गर्मी थी और शास्त्री जी पसीने से लथपथ हो चुके थे। यात्रा के दौरान उन्हें एक सुरम्य जलाशय दिखा, जिसके चारों ओर घने और छायादार वृक्षों की श्रृंखला थी। वह स्थान इतना रमणीय था कि किसी भी थके हुए व्यक्ति की थकान को हरने में सक्षम था। जब शास्त्री जी वहां पहुंचे तो उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने एक घने वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने का विचार किया। जैसे ही वे लेटे, उन्हें गहरी नींद आ गई। काफी देर सोने के बाद उन्होंने जलाशय में स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने अपने लोटे में पानी भरकर सत्तू घोलना प्रारंभ किया। साथ ही थैले से 2 लड्डू निकाले और खाने की तैयारी करने लगे। उसी समय दूर से एक थका हारा और पसीने से तरबतर व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आता देखा। उसकी हालत देख शास्त्री जी ने उसे बड़े ही स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया। आओ भाई, बैठो, पहले अपना पसीना सुखा लो। जब वह व्यक्ति कुछ राहत में आया तो शास्त्री जी ने उसे सत्तू पीने के लिए दिया, जिसे उसने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया। बातचीत के दौरान परिचय हुआ। वह व्यक्ति राजकुमार चंद्रदत्त निकला। राजकुमार ने आदर पूर्वक कहा, शास्त्री जी, आपकी विद्वता के चर्चे मैं दरबार में सुनता आया हूँ। आप जैसे महानुभाव का सम्मान हमारे लिए गौरव की बात है। शास्त्री जी ने विनम्रता से पूछा, राजकुमार, आप इस निर्जन जंगल में पैदल कैसे आ पहुंचे? चंद्रदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने अश्व पर सवार होकर कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल में गहराई तक पहुंचने पर एक जलाशय दिखा। मेरा घोड़ा और मैं दोनों प्यासे थे। जैसे ही अश्व ने पानी पिया, एक विशालकाय मगरमच्छ ने उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। मैंने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। मेरा प्रिय अश्व मगरमच्छ का ग्रास बन गया। मैं दुखी मन से वहां से निकल पड़ा और भटकते हुए यहां तक आ पहुंचा। शास्त्री जी ने सांत्वना देते हुए कहा, राजकुमार, जीवन में हर घटना प्रभु की इच्छा से होती है। आप धैर्य रखें और कुछ भोजन ग्रहण करें। शास्त्री जी ने आत्मीयता से चंद्रदत्त को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी 2 लड्डू लेकर खाने लगे। भोजन के पश्चात उन्होंने जल ग्रहण किया और फिर दोनों विश्राम हेतु लेट गए। वार्तालाप के दौरान चंद्रदत्त अपने राज्य के विविध पहलुओं का वर्णन करने लगे। इसी बीच शास्त्री जी की दृष्टि सरोवर के किनारे बैठे एक कौवे पर पड़ी। वह कौवा अत्यंत विचित्र ढंग से व्यवहार कर रहा था। वह अपने चोंच को बार बार पानी में डुबोता और फिर एक पत्थर पर रगड़ता, मानो किसी अनकही गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहा हो। यह दृश्य देखकर शास्त्री जी के मन से सहज ही 2 काव्य पंक्तियां निकल पड़ी। घिसता है, रुक रुक लगता पानी, तेरे मन की बात कलिए, मैंने सब कुछ जानी। राजकुमार चंद्रदत्त ने विस्मय से शास्त्री जी की ओर देखा और कहा, शास्त्री जी, यह तो विलक्षण काव्य है। आपकी ख्याति सचमुच औचित्यपूर्ण है। आपकी कवित्व शक्ति अद्वितीय है। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, यह तो उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही निकल आया, परंतु प्रकृति के ऐसे रचनात्मक दृश्य कभी कभी मानव मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ देते हैं। चंद्रदत्त ने वह पंक्तियां हृदयस्थ कर ली और उनसे आग्रह किया कि वह इन्हें फिर से दोहराए। शास्त्री जी ने काव्य को पुनः पाठ किया। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने मार्ग पर अग्रसर हो गए। जब चंद्रदत्त अपने महल पहुंचे तो वह पंक्तियां अक्सर गुनगुनाने लगे। उनके लिए वह पंक्तियां केवल एक कवि की कल्पना नहीं थी, बल्कि उसमें प्रकृति और मानव मन की अद्भुत अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। चंद्रदत्त,
जो कि एक योग्य और प्रजावत्सल युवराज थे, जल्द ही मगध के राजा बनने वाले थे। लेकिन राज्याभिषेक के इस सुखद अवसर पर विघ्न आ खड़ा हुआ। वृद्ध राजा की अकस्मात मृत्यु ने उन्हें शोक में डाल दिया। नई जिम्मेदारियों के साथ चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। दूसरी ओर कुछ धूर्त और स्वार्थी मंत्री सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। उनके षड्यंत्र का मुख्य अंग था राज्य का शाही हजाम गोपाल। उन मंत्रियों ने गोपाल को अपने पक्ष में मिला लिया और कहा, यही वह उपयुक्त समय है जब हम सत्ता में बदलाव कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के शासनकाल में हमने जो अनियमितताएं की हैं, उन्हें छुपाने का यही अवसर है। अब चंद्रदत्त के विषय में गोपाल को भलीभांति ज्ञात था कि यदि उनकी योजना असफल हुई तो उन्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। चंद्रदत्त दूरदर्शी और विवेकशील राजा थे, जिनका प्रजा पर गहरा प्रभाव था। षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसलिए शीघ्र ही उन्हें परलोक की यात्रा पर भेजना अनिवार्य हो गया है। गोपाल ने कुटिलता भरे स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें मंत्री जी, शीघ्र ही मुझे चंद्रदत्त की सेवा में बुलाया जाएगा। मैं उनकी दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा पहला वार ही आपकी समस्या को सदा के लिए समाप्त कर देगा। मंत्री ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, तुम्हें ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब यहाँ से चले जाओ। यदि किसी ने देख लिया और चंद्रदत्त को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। गोपाल तुरंत वहां से निकल पड़ा। इस गूढ़ षड्यंत्र से अनजान चंद्रदत्त अपनी प्रजा के हित के लिए नए नियमों का निर्माण कर रहे थे। वह राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संकल्पित थे और सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहते थे। एक दिन चंद्रदत्त ने गोपाल नाई को राजमहल में बुलावा भेजा। गोपाल अत्यंत प्रसन्न था। वह इस अवसर की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहा था। अपनी कुटिल योजनाओं को साकार होते देखने की लालसा में वह अपने औजारों के साथ राजमहल में पहुंचा। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गोपाल ने सिर झुकाकर कहा। चंद्रदत्त गंभीर स्वर में बोले, राज्य में कुछ उपद्रवी तत्व अशांति फैला रहे हैं। हमें उन्हें उनके अपराधों का दंड देकर न्याय स्थापित करना होगा। क्या तुम्हें पता है ये विघटनकारी तत्व कौन है? गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं शीघ्र अपना कार्य आरंभ करता हूँ। उसने पानी लिया और अपने उस्तरे को पत्थर पर तेज करने लगा। इसी बीच एक गुप्तचर राजा के पास आया और उनके कान में कुछ गुप्त मंत्रणा करके चला गया। गोपाल यह सुन नहीं पाया, परंतु उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि राजा को उसकी कुटिल योजना की भनक लग गई है। उसने अपना कार्य शीघ्र पूरा करने का निश्चय किया। उस्तरे की धार जांचते हुए उसने पानी में डुबोया। तभी चंद्रदत्त ने अचानक कहा, घुसता है घिसता है निरंतर पानी में तेरी जिद के अंदर। राजा के यह शब्द सुनते ही गोपाल का हाथ कांप गया और उसका उस्तरा नीचे गिर गया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसे लगा कि गुप्तचर ने राजा को सब कुछ बता दिया है। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मेरा मृत्यु दंड निश्चित है। राजा चंद्रदत्त के चरणों में तुरंत ही गिरकर नायक द्रवित होकर विलाप करने लगा। क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, कृपा करें, मैं लोभ में अंधा होकर षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस गया था। मुझे यह आभास नहीं था कि आप इतनी शीघ्रता से सत्य को उजागर कर देंगे। चंद्रदत्त उस पल अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने तो मात्र शास्त्री जी की रची हुई कविताएं पंक्तियों को दोहराया था। अपने आप को संयत करते हुए उन्होंने कहा, उठो और स्पष्टता से बताओ, क्या षड्यंत्र है? नायक ने दीनता से निवेदन किया। महाराज, मैं तो आज आपके प्राण लेने के उद्देश्य से आया था, किंतु आपकी कविता ने यह दर्शा दिया कि आपसे कुछ भी छिपा नहीं। मुझे क्षमा करें, मैं मार्ग से भटक गया था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने षड्यंत्रकारी साथियों का नाम शीघ्र बताओ। डर से कांपते हुए नायक ने तोते की भांति समस्त विवरण प्रकट कर दिया। चंद्रदत्त ने तत्काल सैनिकों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। सभी शत्रुओं को दरबार में उपस्थित प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां नायक को साक्षी बनाकर पूरी साजिश उजागर कर दी गई। राजा ने दोषियों को कारागार में डालने
और नायक को राज्य से निष्कासित करने के आदेश दिए। जब यह सब कार्य संपन्न हुआ तो चंद्रदत्त चिंतन में डूब गए। उन्होंने अनुभव किया कि शास्त्री जी की एक कविता ने न केवल उनके प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनके शत्रुओं का भी सदैव के लिए निवारण कर दिया। वह कविता उनके लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुई। उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा और अगले ही दिन उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों के साथ शास्त्री जी के निवास पर जाने का निर्णय लिया। जब राजकीय सवारी शास्त्री जी के घर के समक्ष पहुंची तो पूरा ग्राम विस्मय से भर गया। शास्त्री जी ने मगध नरेश और उनके अनुचरों का हार्दिक स्वागत किया। एकांत वार्ता के दौरान चंद्रदत्त ने कहा, शास्त्री जी, मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप में कोई दिव्य शक्ति भी है। आपकी एक कविता ने मेरे प्राणों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि मुझे संभावित संकट के प्रति सचेत भी किया। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह तो काली मां की असीम अनुकंपा का फल है। यह आपकी महानता है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। चंद्रदत्त के मन में शास्त्री जी के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने जीवन में उनके उपदेशों को सदा स्मरण रखने का संकल्प लिया। शास्त्री जी, मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करता हूँ कि आपकी जैसी असाधारण विद्वत्ता ने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, बल्कि मेरे शत्रुओं के नाश में भी मेरी सहायता की। निस्संदेह यह सब दिव्य शक्ति और ईश्वर की अनुपम कृपा का ही परिणाम है। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप सहर्ष अनुमति प्रदान करें तो मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं। महाराज चंद्रदत्त बोले, शास्त्री जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता करें और मेरे राज्य के प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण करें। मैं आपके नेतृत्व में राज्य को प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होते देखना चाहता हूं। ये मेरा स्वप्न है। शास्त्री जी ने गहन विनम्रता से कहा, महाराज, यह आपके द्वारा मुझे प्रदत्त परम सम्मान है, जिसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। किंतु क्षमा करें, मैं इस दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हूं। मेरी आत्मा और कर्तव्य मेरी जन्मभूमि मिथिला से बंधे हुए हैं। मैं मिथिला का ऋणी हूं और इस ऋण का परिशोधन केवल उसकी सेवा में जीवन समर्पित कर ही कर सकता हूं। कृपया मुझे इस सेवा से विमुक्त रखें। राजा चंद्रदत्त ने गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, धन्य है वह भूमि मिथिला, जिसने आप जैसे महान विद्वान और देशभक्त को जन्म दिया। मैं आशा करता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर आप सदैव मेरे राज्य और मार्गदर्शन हेतु तत्पर रहेंगे। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, निश्चित ही राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए कभी भी सहयोग प्रदान कर सकूं। इसके पश्चात राजा चंद्रदत्त ने शास्त्री जी को अनेकों बहुमूल्य उपहार अर्पित किए और कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने राज्य मगध की ओर प्रस्थान कर गए। गांव के मशहूर ठाकुर परिवार में शहनाइयां बज रही थी। हवेली को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। ये मौका था ठाकुर हुकुम सिंह के बड़े बेटे हरेन की शादी का। पूरा गांव इस शादी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। हरेन एक सीधा सादा और नेक दिल का इंसान था, जबकि उसकी मां सावित्री देवी घर की सबसे तेज तर्रार महिला मानी जाती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत, सुसंस्कृत और संस्कारी लड़की ढूंढी थी, मीरा। मीरा की मासूमियत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह शादी उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी। जब मीरा की डोली ठाकुर हवेली में पहुंची तो पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका स्वागत किया गया। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही उसने मन में एक संकल्प लिया कि वह इस परिवार को पूरे दिल से अपनाएगी और हमेशा हर किसी का मान सम्मान करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके स्वागत में मुस्कुराती आंखों के पीछे कोई ऐसा चेहरा भी छुपा है जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का इरादा रखता है। मीरा की शादी से पहले ही हरेन की पहली पत्नी जया इस घर में थी। हालांकि ये शादी बहुत कम लोगों को पता थी, क्योंकि हरेन ने जया को प्रेम विवाह के चलते अपने घर में गुप्त रूप से रखा था। उसकी मां को इस रिश्ते से कभी सहमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। जया एक चालाक और स्वार्थी महिला थी, जिसने हरेन को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी तो कर ली थी, लेकिन वह हवेली की मालकिन नहीं बन पाई थी।
जब सावित्री देवी ने मीरा को बहू बनाकर घर में लाने का फैसला किया तो जया के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। मीरा को कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा। वह पूरे दिल से घर के सभी कामों में हाथ बटाने लगी। उसकी सादगी और मीठे स्वभाव ने नौकर चाकर से लेकर घर के अन्य सदस्यों तक को उसका कायल बना दिया। हरेन भी धीरे धीरे मीरा के प्रति आकर्षित होने लगा। यह सब जया के लिए असहनीय था। उसे डर था कि अगर हरेन का मन मीरा में रम गया तो वह हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि मीरा को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। जया की चालें शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब मीरा रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक उसकी नजर खिड़की पर खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगली सुबह जब ठाकुर साहब अपनी सुबह की चाय पी रहे थे तो उनके कप में एक अजीब सी गंध आई। उन्होंने तुरंत चाय छोड़ दी और गुस्से में नौकरों को डांटने लगे। तभी जया ने मौका देखकर कहा, बाऊजी, ये चाय तो मीरा ने बनाई थी, कहीं गलती से कुछ पड़ तो नहीं गया? मीरा अवाक रह गई। उसने सफाई दी कि उसने चाय में कुछ नहीं मिलाया, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। यह जया की पहली चाल थी। वह जानती थी कि सीधे तौर पर मीरा को हटाना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने उसे बदनाम करने का तरीका अपनाया। कुछ दिनों बाद जया ने एक और चाल चली। उसने अपने एक विश्वास पात्र नौकर से मीरा के कमरे में गहनों का डिब्बा छुपा दिया। फिर घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके गहने चोरी हो गए हैं। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब गहनों का डिब्बा मीरा के कमरे से निकला तो सबकी आंखें चौड़ी रह गई। सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहू बनकर आई हो और चोरी करने लगी, शर्म आनी चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। मीरा ने बार बार सफाई दी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबके मन में शक की लकीर खींच चुकी थी। हरेन भी परेशान था, लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था। वह मीरा से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन अपनी मां की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। जया अपनी योजना में सफल हो रही थी। मीरा अब घर के सभी सदस्यों की नजरों में संदिग्ध बन चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय यह तय किया कि वह इस झूठ को बेनकाब करके रहेगी। उसने सोचा कि जो भी उसके खिलाफ साजिश कर रहा है उसे खुद ही पकड़ना होगा। उस रात मीरा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि आखिर कौन उसके खिलाफ इतना कुछ कर रहा है। तभी उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। वह चौंक गई और धीरे धीरे जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने देखा कि कोई परछाई खिड़की से बाहर निकल रही थी। यह जया थी, लेकिन मीरा अब भी इस बात से अनजान थी। मीरा को एहसास हो गया था कि हवेली में कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अब वह पूरी तरह सतर्क हो गई थी। उसे अभी नहीं पता था कि यह सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि हरेन की पहली पत्नी जया ही है। लेकिन जब उसे इस सच का पता चलेगा तब उसकी दुनिया पूरी तरह हिल जाएगी। जया की साजिशें रंग लाने लगी थी। मीरा के खिलाफ घर में धीरे धीरे अविश्वास बढ़ रहा था। हरेन उससे प्यार तो करता था, लेकिन मां की भावनाओं के आगे चुप था। सावित्री देवी की नजरों में मीरा अब पहले जैसी आदर्श बहू नहीं रही थी। उसे हर वक्त इस बात का डर सताने लगा कि अगर वह जल्द ही खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो ये घर उसके लिए नरक बन जाएगा। जया ने इस बीच अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर ली थी। वह जानती थी कि मीरा को हवेली से निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह उसे हरेन की नजरों में गिरा दे तो उसका काम और आसान हो सकता था। एक दिन उसने हरेन को संकेतों में यह जताने की कोशिश की कि मीरा के किसी और से संबंध है। मीरा उस वक्त आंगन में बैठी थी जब जया ने हरेन के पास आकर धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम अपनी आंखों से देख लो। कुछ बातें कहने से ज्यादा देखने में समझ आती है। हरेन चौंक गया। उसने जया से साफ साफ कहने को कहा, लेकिन वह बस इतना कहकर चली गई कि वह सबूत के बिना कुछ नहीं कह सकती। हरेन के दिमाग में शक का बीज डालकर जया ने अगला कदम उठाया। रात होते ही जया ने हवेली के नौकर रघु को बुलाया। रघु पर उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने कई बार उसके छोटे मोटे काम किए थे। जया ने उसे कुछ पैसे देकर कहा, कल रात तुम मीरा के कमरे के पास जाओ और वहां उसकी किसी से बातचीत का बहाना बनाकर शोर मचाओ, मैं बाकी संभाल लूंगी। रघु ने वैसा ही किया। आधी रात को
जब सब गहरी नींद में थे तब अचानक हवेली में शोर मच गया। रघु मीरा के कमरे के बाहर खड़ा था और जोर जोर से कह रहा था, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मुझे गलत मत समझो। मीरा अचानक नींद से जागी और दरवाजा खोलते ही चौंक गई। रघु की यह हालत देखकर पूरे घर वाले भी जाग गए। सावित्री देवी, हरेन और बाकी सभी लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। हरेन ने गुस्से में आकर रघु को पकड़ लिया और कड़क आवाज में पूछा, साफ साफ बता, यहाँ क्या कर रहा था? रघु ने झूठी घबराहट दिखाते हुए कहा, मुझे मीरा बीवी ने बुलाया था, मैं यहाँ से जा ही रहा था कि आपने पकड़ लिया। मीरा हक्का बक्का रह गई। ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं बुलाया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी की नजरों में उसके लिए पहले से ही अविश्वास बैठ चुका था। जया ने मौका देखकर आग में घी डाल दिया। बाऊजी, मुझे तो पहले से शक था कि कुछ गड़बड़ है। कोई लड़की आधी रात को किसी नौकर को अपने कमरे में क्यों बुलाएगी? हरेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सा संदेह झलकने लगा। मीरा उसकी चुप्पी से चुप गई। मीरा ने रघु को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने हिम्मत करके कहा, अगर मैंने तुम्हें बुलाया था तो कोई सबूत दिखाओ, ये बताओ कि मैंने क्या कहा था। रघु घबरा गया। उसे इसका जवाब नहीं सूझा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही जया बीच में बोल पड़ी, बहू, अगर कुछ गलत नहीं किया तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हरेन की तरफ देखा, लेकिन वह चुप था। ये चुप्पी उसके दिल पर गहरी चोट कर गई। रात बीती, लेकिन यह घटना मीरा के मन में घर कर गई। उसे समझ आ गया था कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन कौन और क्यों? मीरा अब सतर्क हो गई थी। उसने तय किया कि वह अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का सच सामने लाकर रहेगी। उसने रात भर बैठकर सोचा कि आखिर यह साजिश कौन रच रहा है। उसे यह अंदाजा तो था कि घर में किसी को उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन जया की असली सच्चाई से वह अब भी अनजान थी। अगले दिन मीरा ने जानबूझकर रसोई में जाकर जया के पास बात करने की कोशिश की। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाभी, कल रात की घटना बहुत अजीब थी, है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। जया मुस्कुराई और जवाब दिया, हाँ बहन, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। आखिर तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मीरा को जया की मुस्कान में कुछ अजीब लगा। ये मुस्कान सहानुभूति की नहीं, बल्कि जीत की थी। लेकिन मीरा अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उधर हरेन अब भी सोच में पड़ा था। उसे मीरा से बहुत लगाव था, लेकिन वह माँ की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जया की बातों ने उसके मन में हल्का सा शक डाल दिया था। उसने मीरा से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूरी बनाए रखने लगा। जया को एहसास हो गया था कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। अब उसे बस एक बड़ा वार करना था, जिससे मीरा को इस हवेली से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। मीरा को अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके खिलाफ कौन सा बड़ा षड्यंत्र तैयार हो रहा है। वह बस यह जानती थी कि उसे अब और सावधान रहना होगा, नहीं तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन क्या वह समय रहते सच का पर्दाफाश कर पाएगी, या जया की अगली चाल उसे और भी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? जया अब पूरी तरह से अपने खेल में आगे बढ़ चुकी थी। वह जानती थी कि मीरा को घर से निकालने के लिए सिर्फ शक का बीज बोना काफी नहीं होगा, बल्कि कोई ठोस सबूत भी बनाना होगा। हरेन के मन में शक डालने के बाद अब उसे सावित्री देवी को पूरी तरह अपने पक्ष में करना था। वह चाहती थी कि सास को खुद लगे कि मीरा इस घर के लिए अब एक नीच और चालाक औरत है। इसके लिए उसने एक और साजिश रचने की योजना बनाई। मीरा को अब यह साफ दिखने लगा था कि हवेली का माहौल उसके खिलाफ हो चुका है। हरेन अब पहले की तरह उससे बात नहीं करता था। सावित्री देवी का रवैया और भी कठोर होता जा रहा था और नौकर चाकर भी उससे दूरी बनाए रखने लगे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। एक दिन सावित्री देवी पूजा के लिए अपने गहनों का डिब्बा निकालने गई, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सबसे कीमती हार वहां नहीं था। उन्होंने घबराकर घर के सभी लोगों को बुलाया और गुस्से में चिल्लाई, मेरा हार कहाँ गया? ये इतने सालों से इसी संदूक में था और अब अचानक गायब हो गया। किसने चुराया? जया,
जो पहले से ही इस साजिश को रच चुकी थी, तुरंत आगे आई और चिंतित स्वर में बोली, माँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। घर में कोई चोर कैसे आ सकता है? कहीं घर के अंदर ही कोई तो नहीं? सावित्री देवी चौंक गई। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? जया ने कुछ कहने से पहले थोड़ा संकोच दिखाया, फिर धीरे से बोली, माँ जी, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मीरा भाभी की हरकतें कुछ दिनों से अजीब लग रही है। मैंने सुना था कि वह कुछ नया गहना बनवाना चाह रही थी। हो सकता है। इतना सुनते ही सावित्री देवी गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने तुरंत मीरा को बुलाया और कड़क आवाज में पूछा, मीरा, सच सच बताओ, मेरा हार कहाँ है? मीरा हक्की बक्की रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, माँ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने आपका हार नहीं लिया। जया ने मौके को भुनाते हुए कहा, भाभी, अगर आप निर्दोष हैं तो हमें आपके कमरे की तलाशी लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? मीरा को यह सुनकर झटका लगा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब किसी की सोची समझी चाल है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह मना करेगी तो लोग उसे और भी ज्यादा दोषी मान लेंगे। इसलिए उसने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, आप मेरी पूरी तलाशी ले लीजिए, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। घर के सभी लोग मीरा के कमरे की तलाशी लेने के लिए चल पड़े। जया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले ही सावधानी पूर्वक वह हार मीरा की अलमारी में छुपा दिया था। जैसे ही हरेन ने अलमारी खोली, वहां कपड़ों के बीच सावित्री देवी का कीमती हार चमकता हुआ नजर आया। ये देखते ही सावित्री देवी गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने झटके से हार उठाया और चिल्लाई, मीरा, ये क्या है? तुमने चोरी की? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हैरानी से कहा, माँ जी, ये हार यहाँ कैसे आया? मैंने इसे नहीं रखा। जया ने तुरंत सहानुभूति दिखाने का नाटक किया और कहा, भाभी, अगर आप कहती हैं कि आपने नहीं रखा, तो ये यहाँ कैसे आया? कोई और तो इसे यहाँ रख नहीं सकता, है ना? हरेन की आंखों में भी संदेह दिखने लगा। वह मीरा को गहराई से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मीरा से वह इतना प्यार करता था, वह चोरी कर सकती है। लेकिन यह भी सच था कि हार उसकी अलमारी से निकला था। मीरा ने हरेन की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कम से कम वह तो उस पर विश्वास करेगा, लेकिन हरेन चुप था। सावित्री देवी अब और नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मीरा, मैं यह नहीं सह सकती कि इस घर की बहू चोर निकले। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अब बहुत हो गया। हरेन, इसे अभी के अभी मायके भेज दो। मीरा ने हरेन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हरेन, मैं निर्दोष हूँ, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन हरेन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, मीरा, मैं सच नहीं जानता, लेकिन यह सब देखकर मैं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मीरा का दिल टूट गया। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी लड़ाई सिर्फ जया से नहीं, बल्कि पूरे घर से है। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह सीधा मंदिर के सामने गई और भगवान के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कसम खाई कि वह अपनी सच्चाई साबित करके रहेगी। जया ने विजयी मुस्कान के साथ मीरा को मायके जाते हुए देखा। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मीरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मीरा को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसका सहारा मिलेगा? क्या हरेन को कभी इस षड्यंत्र का सच पता चलेगा, या जया की अगली चाल उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देगी? मीरा मायके लौट आई थी, लेकिन उसका मन अब भी ससुराल में ही अटका हुआ था। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी आंखों में बसे आंसू और चेहरे की उदासी सब कुछ बयान कर रही थी। उसकी मां ने उसे गले से लगाते हुए पूछा, बेटा, क्या हुआ? हरेन ने कुछ कहा क्या? मीरा ने जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं माँ, बस थोड़ी थकान लग रही है। माँ जानती थी कि उसकी बेटी कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने जबरदस्ती कुछ पूछना सही नहीं समझा। मीरा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी और सोचने लगी, आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो हमेशा घर की भलाई के लिए सोचा, फिर भी मुझे ही दोषी ठहरा दिया गया। इधर जया हवेली में अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सावित्री देवी अब पूरी तरह से उसके पक्ष में थी और हरेन भी मीरा के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था।
नौकर चाकर भी जया को ही घर की असली मालकिन मानने लगे थे, लेकिन हरेन के मन में अब भी कुछ सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा, मीरा क्या सच में ऐसा कर सकती है? क्या मैंने सही किया उसे जाने देने में? उसके मन में कई बार यह ख्याल आया कि वह मीरा से बात करे, लेकिन हर बार उसे जया के शब्द याद आते। अगर उसने चोरी नहीं की तो हार उसकी अलमारी में कैसे आया? ये सोचकर वो खुद को शांत कर लेता। जया को लगा कि अब मीरा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसे पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए एक आखिरी चाल चलनी थी। उसने सोचा कि अगर हरेन मीरा से मिलने गया तो कहीं ना कहीं उसके मन में सच्चाई जानने की इच्छा जाग सकती है। इसीलिए उसे हरेन का ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर केंद्रित करना था। एक दिन जब हरेन ऑफिस से लौटा तो जया जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक करने लगी। वह जोर से चिल्लाई, हरेन बचाओ! हरेन दौड़कर उसके पास पहुंचा। जया दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि उसके पैर में हल्की मोच आ गई है और उसे कुछ दिनों तक आराम करना होगा। जया के चेहरे पर दर्द के साथ एक हल्की मुस्कान भी थी। अब हरेन पूरी तरह से उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाएगा और मीरा को भूल जाएगा। उसने हरेन से प्यार से कहा, अब मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी, तुम मेरे साथ बैठोगे ना? हरेन ने सिर हिलाया और वहीं बैठ गया। इस बहाने से जया ने हरेन का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। वह अब अपने मकसद में सफल हो चुकी थी। दूसरी ओर मीरा अपने मायके में चुपचाप बैठी नहीं रह सकती थी। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। उसने सोचा, अगर मैंने हार की चोरी नहीं की तो फिर किसने की? और वह हार मेरी अलमारी में कैसे पहुंचा? उसे यह बात समझने में देर नहीं लगी कि यह जया की चाल हो सकती है। मीरा ने तय किया कि वह किसी भी हाल में सच का पता लगाएगी। उसने अपनी सहेली सीमा को बुलाया, जो उसी शहर में रहती थी। सीमा बचपन से ही मीरा की सबसे करीबी दोस्त थी। उसने सारी बात उसे बताई। सीमा ने गंभीर होकर कहा, मीरा, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई साजिश है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए। मीरा ने कहा, हमें किसी भी तरह हवेली में जाकर पता लगाना होगा कि आखिर हुआ क्या था। सीमा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मेरे पास एक तरीका है। अगले ही दिन सीमा ने नौकरानी के भेष में हवेली में काम मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। क्योंकि हवेली में पहले से ही काम करने वाली एक नौकरानी कुछ दिनों के लिए गांव गई थी, इसलिए सावित्री देवी ने उसे काम पर रख लिया। अब सीमा के पास मौका था सब कुछ करीब से देखने का। जया को इस नए नौकरानी पर शक तो हुआ, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी, क्योंकि वह हरेन का भरोसा पूरी तरह जीतने में लगी थी। सीमा ने धीरे धीरे हवेली में सबकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब सभी सो चुके थे तो सीमा ने चुपके से जया के कमरे में जाने का सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि जया अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से बातें कर रही थी। मीरा को निकालना आसान था, लेकिन अब हरेन को पूरी तरह अपना बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। सीमा को पूरा यकीन हो गया कि यही असली अपराधी है। उसने धीरे से अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड कर लिया। सीमा ने तुरंत यह सबूत मीरा को भेजा। मीरा ने जब यह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने सोचा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये जया की आखिरी चाल होगी। अब मीरा के पास अपनी सच्चाई साबित करने का पहला सबूत था, लेकिन क्या यह हरेन और सावित्री देवी को यकीन दिलाने के लिए काफी होगा, या जया कोई और चाल चलकर इस सबूत को भी गलत साबित कर देगी? सीमा ने जो सबूत भेजा था उसे देखकर मीरा का आत्मविश्वास लौट आया था। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सही समय और सही तरीका चुनना होगा। जया बहुत चालाक थी और अगर उसने जरा भी भनक पाली कि मीरा कुछ करने वाली है तो वह जरूर कोई और षड्यंत्र रच देगी। मीरा ने सीमा से कहा कि वह अभी हवेली में ही रुके और यह दिखाए कि वह बस एक साधारण नौकरानी है। सीमा हर रोज सावित्री देवी और हरेन की बातें ध्यान से सुनती, ताकि यह जान सके कि उनके मन में मीरा के लिए क्या विचार है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हरेन पूरी तरह से जया के प्रभाव में आ चुका था, लेकिन उसकी माँ के मन में अब भी कुछ संदेह था। शायद उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हुआ वह पूरी तरह सही नहीं था। इधर जया ने भी अपनी नई योजना पर काम शुरू कर दिया था। उसने हरेन के सामने खुद को पूरी तरह मासूम दिखाने के लिए एक और चाल चली। उसने एक दिन जानबूझकर हरेन से कहा, हरेन, मुझे बहुत डर लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हरेन ने चौंक कर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? जया ने घबराई आवाज में कहा, जब से मीरा गई है तब से मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा है। हरेन ने जया को शांत किया और सोचा कि शायद वह बेवजह डर रही है, लेकिन जया ने बातों ही बातों में यह संकेत दे दिया कि मीरा किसी न किसी तरह से बदला लेने की कोशिश कर रही होगी। ये सुनकर हरेन थोड़ा सतर्क हो गया। सीमा ने यह सब सुना और तुरंत मीरा को बताया, जया फिर से कोई चाल चल रही है। मुझे लगता है कि वह तुम्हें और भी बुरा साबित करने की कोशिश करेगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मीरा ने कहा, हमें हरेन और सावित्री देवी के सामने सबूत पेश करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जया उसे गलत साबित कर सके। हमें उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। मीरा ने एक नई योजना बनाई। उसने सीमा से कहा कि वह एक रात जया के कमरे में कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाए। सीमा ने मौका पाकर जया के कमरे के दरवाजे के पास हल्की आवाजें निकालनी शुरू की, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया और भाग गई। जया को लगा कि कोई सच में उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह घबरा गई और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा और बड़बड़ाने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मीरा वापस नहीं आ सकती। मैं जीत चुकी हूँ। सबूत कहीं नहीं बचा। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ही हार चुराया था तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे की लाइट जल गई और सामने हरेन खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। जया का चेहरा फक पड़ गया। हरेन ने कठोर आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? तुमने ही हार चुराया था? जया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ना, नहीं हरेन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो बस डर गई थी। लेकिन तभी सावित्री देवी भी वहां आ गई। उन्होंने गुस्से से जया को घूरते हुए कहा, तो यह सच है? तुमने ही मीरा को इस घर से निकलवाने की साजिश रची? जया की सारी चालें अब बेकार हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की कि कोई बहाना बना सके, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर भरोसा करने वाला नहीं था। हरेन को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने बिना सोचे समझे मीरा को दोषी मान लिया और उस औरत पर भरोसा किया जिसने उसके पूरे परिवार को धोखा दिया। हरेन ने बिना कुछ कहे गाड़ी निकाली और सीधे मीरा के मायके पहुंच गया। जब मीरा ने दरवाजा खोला और हरेन को सामने देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। हरेन ने शर्मिंदा होकर कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन अपना था और कौन पराया। जया ने हम सबको धोखा दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ मत करना, लेकिन प्लीज वापस चलो। ये घर तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा था। मीरा की आंखों में आंसू थे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटा, जब सच की जीत हो गई तो अब तुम्हें अपनी जगह वापस लेनी चाहिए। मीरा ने हरेन को देखा और उसकी आंखों में पछतावे की गहराई देखकर वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हवेली पहुंचने पर जब मीरा अंदर आई तो सावित्री देवी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं समझ नहीं पाई कि असली दोषी कौन था। मुझे माफ कर दो। मीरा ने उनकी ओर देखा और सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द था। जया को हवेली से निकाल दिया गया। हरेन ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी, तुमने जो किया उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अब से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जया ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। मीरा को इंसाफ मिल गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। क्या हरेन पर फिर से भरोसा किया जा सकता था? क्या एक बार टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता था? क्या वह इस हवेली को फिर से अपना घर मान सकेगी? सत्य की जीत हो चुकी थी, लेकिन इस रिश्ते की अग्नि परीक्षा अभी भी बाकी थी। मीरा हवेली में लौट आई थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल थे। क्या हरेन सच में बदल गया था? क्या वह अब उस पर भरोसा कर सकती थी? क्या यह वही घर था जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था? जब वह हवेली में दाखिल हुई तो वहां सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था।
सावित्री देवी अब पहले की तरह सख्त नहीं दिख रही थी। उनका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। हरेन भी हर पल उसके पास रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा के मन में अब भी एक दूरी बनी हुई थी। जया के जाने के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई समझ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। हरेन हर वक्त मीरा को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता था? मीरा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह बदला लेने नहीं आई थी, वह यहाँ सिर्फ अपना सम्मान वापस पाने आई थी। लेकिन सम्मान तो वापस मिल सकता था, क्या प्यार भी वापस आ सकता था? एक रात मीरा अपने कमरे में बैठी थी जब हरेन उसके पास आया। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। फिर हरेन ने धीरे से कहा, मीरा, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उसे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच में पछतावा था, लेकिन क्या पछतावे से सब कुछ ठीक हो सकता था? उसने धीमी आवाज में कहा, हरेन, विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में जिंदगी लग जाती है। हरेन ने सिर झुका लिया। उसने खुद ही अपने रिश्ते को तोड़ा था, अब उसे ही इसे फिर से जोड़ना था। वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने मीरा के लिए छोटी छोटी चीजें करना शुरू किया। वह उसकी पसंद का खाना बनवाता, उसके हर काम में मदद करता और यहाँ तक कि उसके बिना कहे भी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। मीरा यह सब देख रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सी कशमकश थी। एक दिन सावित्री देवी ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर सोचा कि मैं सही हूँ, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर समझ आया कि कई बार हम अपनों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माँ की तरह माफ कर दो, सिर्फ बहू की तरह नहीं। मीरा के दिल में जो कठोरता थी वह थोड़ी नरम पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस घर में अब उसके लिए सच्ची जगह बन रही है। लेकिन उसका दिल अभी भी हरेन के लिए सा नहीं हुआ था। हरेन ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने मीरा को खेतों की सैर के लिए चलने को कहा। मीरा को लगा कि शायद वह उसे मनाने की एक और कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने चुपचाप हामी भर दी। जब वे वहां पहुंचे तो हरेन ने एक जगह पर उसे रोक कर कहा, मीरा, जब तुम इस घर से गई थी तब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब सच सामने आया तब एहसास हुआ कि असली खत्म तो तब हुआ था जब मैंने तुम्हारा भरोसा खो दिया। अगर तुम चाहो तो हम इसे एक अंध की तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह एक नई शुरुआत हो। मैं फिर से तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूं, लेकिन जब तक तुम खुद अपने दिल से तैयार ना हो जाओ तब तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मीरा ने पहली बार हरेन को इतने धैर्य के साथ देखा। उसे लगा कि वह सच में बदल रहा है, लेकिन क्या वह उसे दूसरा मौका देने के लिए तैयार थी? समय बीतता गया। हरेन अपनी कोशिशों में लगा रहा। धीरे धीरे मीरा ने भी महसूस किया कि उसका गुस्सा और दर्द कम हो रहा है। एक दिन हवेली में किसी ने मीरा को हरेन के कमरे में देखा। वह चुपचाप उसके पास बैठी थी और हरेन हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। शायद यह अंत नहीं था, शायद यह एक नई शुरुआत थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। एक बार टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चा पछतावा, धैर्य और सही प्रयास से इसे दोबारा पाया जा सकता है। चतुराई और चालाकी से रिश्ते जीते नहीं जाते, बल्कि सच्चाई और समझदारी ही किसी भी संबंध को मजबूत बनाती है। इस कहानी में मीरा ने अपमान सहकर भी धैर्य और आत्मसम्मान नहीं छोड़ा और हरेन ने अपनी गलती से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया। अंततः सच्चे संबंध वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं।